दिस इज़ 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दास्तानों और गीतों के इस गुलशन में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के सिलसिले की शुरुआत में बताऊंगा कि कौन था वो लड़का जो सऊदी अरब से पानी के जहाज़ में छुपकर बंबई पहुंचा और जिसने बाद में फिल्मों में नाम भी कमाया। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे मधुबाला की बहन ने उनको कान पकड़ के उठक बैठक करने पर मजबूर कर दिया। सिलसिला जारी रहेगा जब हम बात करेंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स की। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। 5वां सेगमेंट होगा रीमेड इन इंडिया, जिसमें चर्चा करेंगे एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है डिस्क्लोजर, और चर्चा करेंगे उस पर आधारित एक हिंदी फिल्म की। कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न और हमारा जवाब। तो 92.7 बिग एफएम पर शुरू करते हैं दास्तानों का सिलसिला। बात बहुत पुरानी है, 1921 की होगी। सऊदी अरेबिया में रहने वाला एक 9 साल का लड़का डांस और एक्टिंग का दीवाना था। उस लड़के की बड़ी बहन उसके इस बात से हमेशा खफा रहती थी, लेकिन वो लड़का अपनी ही धुन में डूबा रहता था, मस्त रहता था। उस लड़के को जब उसकी बड़ी बहन ने ये सब छोड़ने की चेतावनी दी तो वो घर ही छोड़कर भाग निकला। एक जहाज में छुपकर वो समंदर के रास्ते माया नगरी बंबई पहुंचा। मुफलिसी का शिकार होकर झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ अपना दिन बिताने लगा। गुमनामी के अंधेरे में खोए 9 साल के बच्चे की किस्मत उस वक्त पलटी जब एक मशहूर पत्रिका बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर BM हॉर्निमान की नजर उन पर पड़ी और उस बच्चे को वो अपने घर ले आए। शुरू में तो उस लड़के की नाचने गाने की मिरासी वाली आदत उनको भी पसंद नहीं आई, लेकिन डांस और एक्टिंग के प्रति उसके जुनून और पैशन को देखकर BM हॉर्निमान साहब ने बंबई के थिएटर ग्रुप्स में उसका नाम रजिस्टर करवा दिया। ये बालक वहां अपनी प्रतिभा को निखारने लगा। फिर बाद में उसका परिचय बॉम्बे टॉकीज की अभिनेत्री देविका रानी और उनके पति हिमांशु रॉय से भी हुई। देविका रानी और हिमांशु रॉय को उसकी प्रतिभा इतनी पसंद आई कि उन्होंने उस बालक को 75 रुपए महीने पर अपने यहां काम पर रख लिया। वो वहां फिल्मों में काम करने लगा। 1941 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म झूला का एक गीत मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे ओ बाबूजी पर बच्चे का डांस इतना हिट हुआ कि उसको बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में रेगुलर काम मिलने लगा। बताना चाहूँगा कि बच्चा था मुमताज़ अली, प्रसिद्ध अभिनेता महमूद के वालिद मुमताज़ अली। एक ऐसा वक्त आया जब अभिनेत्री मधुबाला हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार बन चुकी थी, बहुत बिजी रहा करती थी, एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग। इन्हीं फिल्मों में से किसी एक फिल्म के किरदार के लिए मेकअप की मदद से उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदला था, जो कि उनके रेगुलर हेयर स्टाइल से थोड़ा अलग था। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद वो गलती से उसी हेयर स्टाइल के साथ अपने घर पहुंच गई। जब उनकी बहन, जिनका नाम अब मधुर भूषण है, मधु जी बोलते हैं, नाम जाहिदा, तो जाहिदा की नजर उनके हेयर स्टाइल में पड़ी तो वो चौंक गई। जाहिदा को मधुबाला का हेयर स्टाइल बहुत पसंद आ गया। पूछा, ये सब कैसे किया? क्या मैं भी ऐसे बाल बना सकती हूं? मधुबाला को जाने क्या मजाक सूझा कि उसने कह दिया कि हाँ, तुम्हारे बाल भी ऐसे हो सकते हैं। इस पर खुश होते हुए जायदा ने पूछा कि कैसे? तो मधुबाला ने कहा कि तुमको अपने बाल काटने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे बालों को ट्रिम करके काट के बिल्कुल अपने जैसा कर सकती हूं। जाहिदा को यह बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन मधुबाला जैसे हेयर स्टाइल के लालच में वो मान गई। तो मधुबाला ने कैंची ली और भिड़ गई, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी थोड़ा नीचे तो कभी थोड़ा ऊपर से। ऐसा करते करते वो जाहिदा के बालों के साथ छेड़खानी में इन्वॉल्व हो गई। बेचारी जाहिदा चुपचाप आंखें बंद किए बैठी रहीं और जब अंत में उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो अपने कटे हुए छोटे छोटे बालों को देखकर हैरान रह गई। बेतरतीब कटे हुए बाल को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी जाहिदा। मधुबाला को तब एहसास हुआ
कि ये ब्लंडर क्या हो गया उनसे। मधुबाला ने जाहिदा को चुप कराने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन जाहिदा ने रुकने का नाम नहीं लिया। मधुबाला माफ़ी पे माफ़ी मांगे जाएं, लेकिन जाहिदा का रुदन जारी रहा। काफ़ी मान मनव्वल के बाद जाहिदा ने मधुबाला के सामने चुप होने के एवज में कान पकड़ के उठक बैठक करने की शर्त रख डाली। बहन ने कहा मधुबाला से कि जब तक आप अपने कान पकड़कर उठक बैठक नहीं करोगी और दोबारा ऐसी गलती करने का प्रॉमिस नहीं करोगी, तब तक मैं ऐसे ही रोती चिल्लाती रहूंगी। आखिरकार मधुबाला को बात माननी पड़ी और इस तरह मधुबाला को अपनी बहन के सामने उठक बैठक लगाना पड़ा। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार सर, भोपाल से रमन स्वामी बोल रहा हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें सर। आप भी मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सर आप भोपाल में अभी आपके कोई पारिवारिक सदस्य रहते हैं सर? आप आते हैं भोपाल? देखिए, ऐसा परिवार का कोई सदस्य जिससे खून का रिश्ता हो जी, वो तो कोई नहीं है, लेकिन आत्मा और प्रेम का रिश्ता वाले बहुत सारे लोग हैं। एक तो आप हो रमन स्वामी जी, ठीक है जी। मुकेश भाई हैं, मुकेश नायक हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। राजीव तिवारी जी हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। सुबोध कुलकर्णी जी हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। हबीब मामू हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। रूमी जाफरी साहब, वो भी भोपाल के, उनसे भी बड़ा प्रेम का रिश्ता है। हमारे वो भी दोस्त के मित्र है सर, वो उनका तो स्कूलिंग भोपाल में हुई थी ना, मुलाकात हुई थी एक बार। तो हाँ जी, मुन्ना भैया है, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। एक हो तो कोई बताऊं, बल्कि आप ताज्जुब करेंगे कि जितने भी मैं जब सचिवालय में जाता हूं तो जितने भी लोग निकल के वहां से आते हैं, अरे सब मुझसे ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं उनका सगा रिश्तेदार हूं। तो मैं ये कैसे कह दूं कि भोपाल में मेरा अपना कोई सगा नहीं है? भोपाल के जितने लोग हैं सब मेरे सगे हैं। आप ताज्जुब करेंगे जी। और हम भी सर उसमें शामिल, हमें भी हमारे परिवार को शामिल कर लीजिए इस लिस्ट में। मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया। आज राजीव तिवारी हों या मुकेश नायक जी हों, अरे अपने मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, कभी वो भी अगर मिल जाते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं उनका अपना हूं। वो मुझे ऐसा नहीं मिलते कि मैं मुंबई शहर का कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया हूं। सर वो ये आपका अपनापन है ना, आप जिस तरह बातें करते हो तो पहली बार ही आपकी बात सुन के ना लोगों को ही लगता है कि बिल्कुल आप हमारे अपने घर के सदस्य, पारिवारिक सदस्य। ये तो आज हमारे भाग्य से आपसे बात हो गई सर, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मैं अपने एक और रिलेटिव का नाम लेना भूल गया हूँ, श्री राकेश श्रीवास्तव उनका नाम है। जी जी सर, राकेश श्रीवास्तव जी उनका नाम है। अपने एक और हैं मंत्री हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनसे प्रेम का संबंध है तो श्री सुरेंद्र पटवा। हाँ पटवा साहब, हमारे सांस्कृतिक मंत्री। जी 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 जी। आपकी फरमाइश का कोई गीत सुना दूं? हाँ सर, मैं एक गाना मेरी पत्नी को समर्पित करना चाहता हूँ जी। वो अनपढ़ फिल्म का गाना है। बिल्कुल, आपकी फरमाइश मेरी सर आंखों पर। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। पेश है दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे पहाड़ी सान्याल को। पहाड़ी सान्याल का जन्म दार्जिलिंग में 22 फरवरी 1906 को हुआ था। बचपन का नाम रखा गया था नागेंद्र नाथ सान्याल। पहाड़ों की वादियों में जन्म लेने की वजह से इनका निकनेम पड़ गया पहाड़ी, और बाद में इसी नाम के साथ वो पॉपुलर हो गए। स्कूल की पढ़ाई लखनऊ से पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। किताब कलम की जगह उनको गीत संगीत के वाद्य यंत्रों का साथ भाया। लखनऊ के मॉरिस कॉलेज से हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी की शिक्षा लेने लगे। उस्ताद मोहम्मद हुसैन, छोटे मुन्ना खां, नसीर खान, अहमद खान से वह संगीत की विधिवत तालीम लेते रहे। तबला भी सीखा। उस्ताद रहे रास बिहारी और आबिद खान। हिंदी और उर्दू भाषा पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। पहाड़ी सान्याल बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। एक्टिंग, सिंगिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी उनकी अच्छी रुचि थी और पकड़ थी। बंगला फिल्मों में एक जाना पहचाना नाम रहे पहाड़ी सान्याल ने 1956 में राज कपूर की फिल्म जागते रहो में मीनू के पति का रोल किया था। म्यूजिक कंपोजर आर.सी. बोराल और पंकज मलिक के लिए उन्होंने 1935 में आई एक फिल्म धूप छांव में गायिका उमा शशि जी के साथ एक गीत गाया था जिसके बोल थे प्रेम की नैया चली। पहाड़ी सान्याल 2 बार शादी के बंधन में बंधे। उन्होंने पहली शादी
मुरादाबाद के एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल से की, लेकिन दुर्भाग्य से 10 मार्च 1930 को एक संतान को जन्म देने के दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने दोबारा अभिनेत्री मीरा देवी से शादी की, जिनसे उनको एक बेटी हुई। 10 फरवरी 1974 को 67 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में पहाड़ी सान्याल का निधन हो गया। 92.7 बिग एफएम के श्रोताओं की ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चर्चा रीमेड इन इंडिया सेगमेंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं 1994 में रिलीज हॉलीवुड की एक फिल्म टाइटल डिस्क्लोजर। फिल्म के निर्माता थे माइकल क्रिक्टन और बैरी लेविंसन। फिल्म को डायरेक्ट किया था बैरी लेविंसन ने। मुख्य भूमिका में थे माइकल डगलस और डेमी मूर। यह फिल्म माइकल क्रिक्टन की एक किताब डिस्क्लोजर पर आधारित थी। फिल्म में ऑफिस पॉलिटिक्स और यौन शोषण को विषय बनाया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कंपटीशन में आपसी रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। हॉलीवुड की फिल्म डिस्क्लोजर के इसी विषय से प्रेरित होकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुधीर मिश्रा ने 2013 में अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह को लेकर एक फिल्म बनाई। टाइटल रखा इनकार। फिल्म में माया लूथरा और राहुल वर्मा प्रेमी प्रेमिका हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में एक दूसरे से बड़ा बनने और ऊपर जाने की होड़ में एक दिन माया लूथरा राहुल वर्मा के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देती है। राहुल वर्मा अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों से इनकार कर देता है, लेकिन माया लूथरा अपनी बात पर टिकी रहती है। जिस कंपनी में ये दोनों काम करते हैं वो कंपनी सच का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन करती है और मामले की सुनवाई शुरू होती है। फिल्म में संगीत दिया था शांतनु मोहित्रा ने। अब बारी है 92.7 बिग एफएम के श्रोता विशाल रंजन के सवाल का जवाब देने की। विशाल रंजन ने पूछा है कि गीतकार गुलजार की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म कौन सी थी और किस फिल्म के लिए उनको पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। तो रंजन साहब, गुलजार की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी मेरे अपने, 1971 में रिलीज हुई थी। मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा अभिनीत ये फिल्म तपन सिन्हा की बंगला फिल्म औपुंजन की रीमेक थी। और नेशनल अवार्ड श्री गुलजार को पहली बार मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। फिल्म थी कोशिश। उम्मीद है उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इस सुहाने सफ़र को यहीं विराम देना चाहता हूँ। कल फिर भेंट होगी। कदम से कदम मिलाकर सफ़र पूरा करेंगे। तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, इसी प्रार्थना के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।